देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी और शाम के 4 बजे आज की बड़ी खबर जिसका बड़ा इंपैक्ट है पूरे देश के बच्चों पर और देश के भविष्य पर। सीबीएसई की 12वीं परीक्षा का रिजल्ट आया। रिजल्ट सवालों के घेरे में था। ऑनलाइन जिस तरह से पूरा असेसमेंट हुआ, छात्रों के अंदर उसको सिस्टम को लेकर खामियां नजर आई और एक के बाद लूपहोल्स नजर आने लगे। रीवैल्यूएशन शुरू होना था 29 मई से, लेकिन वेबसाइट जो है वो ठप हो गई। उसके बाद खुलना था 1 तारीख को, फिर भी नहीं खुली। फिर जाकर आज सुबह 4 बजे खुली और नतीजा 0। सीबीएसई के रीवैल्यूएशन सिस्टम पर एक बार फिर से बड़े सवाल खड़े हुए। लंबे इंतजार के बाद जब रीवैल्यूएशन प्रोसेस शुरू हुआ तो कहीं पोर्टल बार बार क्रैश होने लगा, तो कहीं आधार वेरिफिकेशन फेल हो गया और कहीं कॉपियों में अनचेक्ड सवालों और मूल्यांकन की लापरवाही के आरोप सामने आने लगे हैं। जब छात्र अपने नंबरों की दोबारा जांच करवाना चाहते हैं तो उन्हें बार बार इस टेक्निकल ग्लिच और सिस्टम की खामियों से जूझना पड़ रहा है। सीबीएसई के रीवैल्यूएशन का पूरा सिस्टम ही अब सवालों के घेरे में आ गया है। यानी अब की बार स्टूडेंट्स का नहीं बल्कि सीबीएसई का इम्तिहान है और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर सीबीएसई स्टूडेंट्स की परेशानियों का हल कब तक ढूंढ पाएगी। कब तक कभी एक कंपनी, कभी दूसरी कंपनी, कभी एक सिस्टम, कभी दूसरा सिस्टम, कभी सर्वर डाउन तो कभी इंटरनेट। हर तरह के एक्सक्यूजेस होंगे। भाई अगर आप तैयार नहीं थे, आपके पास सुविधाएं नहीं थी, आपके पास वो बैंडविड्थ नहीं थी, आपके पास वो फंडिंग नहीं थी, तो फिर आपको इतनी जल्दबाजी क्यों थी इस पूरे सिस्टम को लागू करने की। और अगर एक बार लूपहोल हुआ तो उसके बाद आपने रेक्टिफाई क्या किया, क्योंकि नतीजा तो वही है ना। फिर से सर्वर डाउन, फिर से सिस्टम ठप, फिर से छात्रों की परेशानी। 5 दिनों के इंतजार के बाद आज से सीबीएसई का पोर्टल रीवैल्यूएशन के लिए शुरू होता है। वेबसाइट पर ट्रैफिक कम करने के लिए एक और क्लॉज, भाई बच्चों को ही करना है सब कुछ जो करना है, आधार वेरिफिकेशन भी जरूर कर दिया जाता है। और अब जिन छात्रों को अपनी स्कैन कॉपी मिली है उनको अपनी आंसर शीट्स की जांच में कई खामियां भी मिलने लगी हैं। ऐसे ही कुछ छात्रों से हमारी संवाददाता ने जब बात की तो क्या कुछ सामने आया है, क्योंकि इस बार ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम था और उस ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम की जब एक छात्र ने अपनी रिवैल्यूएशन के लिए कॉपी डाली, उसमें से खामियां निकली, तो सब छात्रों के मन में सवाल उठने लगा कि कहीं हमारे साथ भी तो ऐसा नहीं हुआ। तो रिवैल्यूएशन के लिए बम्पर लोगों ने अप्लाई किया है, बम्पर छात्रों ने अप्लाई किया है और इसकी वजह यही है कि छात्रों ने जितना खुद का असेसमेंट किया था वो नंबर नहीं आए हैं। और जब 1-2 छात्र आपके पास उदाहरण आते हैं तो फिर सब छात्रों के मन में संशय आने लगता है। तो उसके बाद से ये ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम पर सवाल उठते हैं, फिर टेंडर की पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं। तो सवाल ही सवाल हैं, सर्वर ही सर्वर डाउन है और कुछ भी यहां पर सही होता हुआ फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है। जरा बच्चों की आप बीती सुनिए, फिर एक एक करके हम आपके सामने ये पूरा मामला क्या है वो समझाएंगे। कॉपी चेकिंग के लिए क्लास 12 के लिए ओएसएम तकनीक को अपनाया, लेकिन इस तकनीक को अपनाने के बाद कई ग्लिच आए। स्टूडेंट्स की कई कंप्लेंट आई कि उनकी जो आंसर शीट है वो ठीक तरीके से चेक नहीं की गई है, कई इसमें प्रॉब्लम है। हमारे साथ हृदय भारद्वाज हैं जिन्होंने इस साल क्लास 12 के एग्जाम दिए हैं। हृदय, आपको क्या परेशानी आई थी? मैम, मैंने जो है जब एग्ज़ाम दिया था तो मैंने पूरा एग्ज़ाम पूरे सारे के सारे क्वेश्चंस किए थे, पर अब जब मैंने आंसर शीट मंगाई है तो मेरे 2 सब्जेक्ट्स में एक एक क्वेश्चन अनचेक्ड है। इंग्लिश में जो है सेट 2 था मेरा और उसमें जो है क्वेश्चन नंबर 11 में 3 क्वेश्चंस थे और उसमें से 2 करने थे। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 3 उनके पार्ट्स किए हुए हैं। ये 1 तो यहाँ पे चेक्ड है पर ये 3 अनचेक्ड है। और ऐसे ही ज्योग्राफी में 26 के 2 पार्ट्स थे और जो है उसमें से भी एक करना था। तो ये मैंने 26th क्वेश्चन अच्छे से स्पेस छोड़ के किया हुआ है प्रॉपरली, पर ये फिर भी अनचेक्ड है। ये ऊपर चेक्ड है, नीचे वाला भी चेक्ड है, पर ये ऊपर 26th का ये पार्ट अनचेक्ड है। इस सब्जेक्ट में आपको दिक्कत लग रही थी और जब आपने स्कैन कॉपी मंगाई तब आपने क्या देखा? मेरे को जब मैंने स्कैन कॉपीज मंगाई थी, जब मेरे को इंग्लिश, मैथ्स एंड अकाउंट्स में डाउट था, बट जब मेरी कॉपीज आई तो मेरे को जो मार्क्स एक्स्ट्रा मिलने चाहिए वो अकाउंट्स में है और उसी के लिए मुझे रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना है। क्या दिक्कत थी अकाउंट्स में? अकाउंट्स में मेरे एमसीक्यू में करेक्ट पे भी नंबर कटे हुए थे। अच्छा, करेक्ट पे भी नंबर कटे हुए? यस मैम। बाकी कोई टेक्निकल ग्लिच आपकी? नहीं, टेक्निकल ग्लिच मेरी नोटबुक में नहीं था। तो आप कितने दिनों से रिवैल्यूएशन के लिए ट्राई कर रहे थे? रिवैल्यूएशन के लिए फर्स्ट सीबीएसई ने 29 को डेट हमें दी थी, उसके बाद एक्सटेंड करके 1 जून कर दी थी। फिर कल भी पोर्टल नहीं खुला, आज फाइनली जाके पोर्टल खुला है तो अब हम अप्लाई कर सकेंगे। स्कैन कॉपी कब? स्कैन कॉपीज के लिए भी मैं स्टार्टिंग से अप्लाई करना चाहता था, बट स्टार्टिंग में तो अप्लाई हो नहीं रहा था साइट ग्लिच की वजह से। फिर 3-4 दिन बाद जब साइट ग्लिच सॉल्व हुआ, मैंने अप्लाई किया तो एंड डेट पे मतलब 27 को जाके मेरी आंसर शीट्स मेरे पास आई थी, जो लास्ट डेट थी।
और ये कहानी एक बच्चे की नहीं है, ये कहानी कई बच्चों की है। और जाहिर सी बात है, अगर सर्वर डाउन हो रहा है तो क्यों हो रहा है? क्योंकि 10, 15, 20, 100, 1000 बच्चे नहीं, कई बड़ी तादाद में बच्चे जो हैं रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि जो ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम था OSM, उसको लेकर सवाल ही सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि बच्चे जो उनका खुद का असेसमेंट है, जो उन्होंने कहा कि हमने पेपर जैसा सॉल्व किया था, आंसर मिलाए भी थे, उसके मुताबिक नंबर नहीं आए हैं। टीचर्स ने भी सवाल किया, उसके बाद जो चीज़ें निकल कर आने लगी तो भाई बच्चों के मन में और ज़्यादा डाउट्स हो जाते हैं कि भाई एक के साथ हुआ है तो हमारे साथ क्यों नहीं हो सकता। और ये मामला दिल्ली का नहीं है, CBSE बोर्ड जहाँ जहाँ है, आप सोच के देखिए, पूरे देश में स्कूल्स हैं जहां पर CBSE बोर्ड है। तो ये परेशानी दिल्ली की, लखनऊ की, बेंगलुरु की, चेन्नई की, चंडीगढ़ की नहीं है, पूरे देश के तमाम 12वीं के स्टूडेंट्स की है जिन्होंने CBSE बोर्ड को ऑप्ट किया था। CBSE के पोर्टल पर रीवैल्यूएशन को लेकर परेशानी फिर से सामने आई है। कई छात्र पोर्टल नहीं खुल पाने के चलते दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, तो कई अपनी आंसर शीट में सवालों के सही जवाब देने के बाद भी पूरे नंबर नहीं मिलने से परेशान है। और कोई तो अप्लाई ही नहीं कर सकता है, क्योंकि जहां आप जाते हैं कैप्चा जब आपको फिल करना पड़ता है, वहीं से पूरा का पूरा सर्वर डाउन होना शुरू हो जाता है। तो यानी कि कंफ्यूजन और पूरा का पूरा यहां पर सिस्टम सवालों के घेर में। CBSE 12th के एग्ज़ाम्स के लिए रीवैल्यूएशन और मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए पोर्टल ओपन हो गया है। अब जो स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि वो अपने नंबर चेक करें, रीवैल्यूएशन कराएं, वो यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं इसको शुरू करने की, ऑन करने की। क्या हो रहा है तुम्हारा, क्या प्रॉब्लम थी, नाम बताओ। मैम शुभम राज है। क्या दिक्कत थी, क्या करना चाहते हो? मैम अपने मार्क्स बढ़वाना चाहते हैं। किस सब्जेक्ट में? मैंने 5 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया था, बट मैं कॉपी आई तो फिर कॉपी में ऐसे मार्क्स ही नहीं मिले मेरे को। मार्क्स नहीं मिले? नो मैम, 5 मार्कर पे 1 मार्क मिला। यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैंने, जो आंसर मैंने अटेम्प्ट किए, वहाँ पे देख सकते हैं 0 मार्क्स, ऐसे 0 0 सब पे किया गया है। ऐसा लग रहा है उनको आंसर ही नहीं दिख रहा है कॉपी चेक करने वालों को, या उनको चेक ही नहीं करना आता है। पोर्टल फिर से ओपन नहीं हो रहा, रीवैल्यूएशन के लिए जो दिया था उसमें फिर से ग्लिचेस आ रही हैं। अभी नहीं खुल पा नहीं, अभी नहीं खुल रहा है फिर से। तो क्या जो पेपर दिया था उसमें किस किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम थी? मैम प्रॉब्लम, क्वेश्चन पेपर तो काफ़ी इजी था इस बारी का, तो इतना तो पता था कि हार्ड चेकिंग होगी, बट स्टिल इतना ज़्यादा हार्ड हो जाएगा कि, क्योंकि हमने काफ़ी सारे मैसेजेस देखे सोशल मीडिया पे कि जो एग्ज़ाम जैसे कॉपी स्कैन हुई है इस बारी, OSM होना था, तो जो कॉपी स्कैन हुई है काफ़ी ब्लर्ड है, तो वो पता नहीं कैसे टीचर्स ने उसमें चेकिंग की, क्योंकि हैंड राइटिंग बिल्कुल लेजिबल नहीं थी। मेरा भी पोर्टल खुल नहीं रहा है, इसमें हर वक्त ग्लिचेस आते रहते हैं। जब हम अपनी कॉपी फ़ोटो कॉपी के लिए भी डाले थे तो तब भी इतनी बार वेबसाइट क्रैश हो रही थी कि दिन भर मेरा दिमाग हर वक्त यही रह रहा था कि फ़ोटो कॉपी अभी आएगा, और उसके बाद भी एक को बार वो सही से ग्लिच हो रहा था, इतना ज़्यादा वेबसाइट क्रैश हो रही थी कि आ ही नहीं रहा था। आज भी नहीं खुल रहा? आज भी नहीं खुल रहा मैम। मैंने भी रीवैल्यूएशन के लिए अपनी कॉपीज़ को अप्लाई किया था, लेकिन उस टाइम पे भी सर्वर डाउन था। ये पूरा CBSE का ही ग्लिच है जो भी है। इसी बार पहली बार OSM चेकिंग हुई है और इसमें बिल्कुल भी हमको कोई प्रॉफिट इम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं हुआ है। उल्टा और CBSE ने अपना लॉस करवाया है। ज़्यादातर जो अभी का रिज़ल्ट आया है उसमें से 18 लाख कॉपीज़ आई थी OSM से चेक होने के बाद, जिसमें से 11 लाख कॉपी वापस गई हैं रीवैल्यूएशन के लिए। स्टिल वो प्रॉपरली चेक नहीं हुए हैं। तो बच्चे ने CBSE ने अपनी ही साख का यहाँ पर बट्टा बैठवाया है, क्योंकि कुछ भी दुरुस्त हुआ हो, कुछ भी रेक्टिफाई हुआ हो, ऐसा उन्हें कहीं से भी नहीं लगता है। तो संजीदगी की कमी है, सिस्टम कोलैप्स है, कहाँ दिक्कत आ रही है, और दिक्कत अगर आ रही है और पता है तो फिर देर आप कर रहे हैं, फिर भी दुरुस्त क्यों नहीं हो रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। शिवम त्यागी हैं, प्रवक्ता BJP से, पवन दुग्गल हैं, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, अंकित अवस्थी एजुकेटर हमारे साथ हैं, मोहम्मद काशिफ एजुकेटर हमारे साथ हैं, और प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। आप सभी के पास में आऊंगी। आप सभी ने ये वीडियोस भी देखे हैं, तस्वीरें भी देखी हैं। वो एक शहर या एक केस स्टडी नहीं है, बल्कि पूरे देश में CBSE बोर्ड के लिए ऑप्ट करने वाले बच्चों की यही स्थिति है। भोपाल से अनुराग अमिताभ हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। उनके साथ भी एक स्टूडेंट मौजूद हैं। उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है, किस तरह से जब उन्होंने आज रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करने की कोशिश की तो क्या कुछ परेशानियां उनको आई। जी जी अनुराग अमिताभ जी, आपके साथ जो स्टूडेंट हैं जरा उनसे बातचीत करें, बताएं कि आज जब सुबह 4 बजे उन्हें पता चला होगा। हेलो, हाँ जी, मुझे आवाज आ रही है। देखिए, मैं इस कोचिंग में अभी 2 घंटे पहले जब आया था, मेरे साथ ये स्टूडेंट हैं, क्या नाम बताया था आपने? कविश प्रेम।
जब इस वक्त इंडिया टीवी की टीम आई थी, 2 दिनों से ये पोर्टल नहीं खुल रहा था। तमाम छात्र साइबर कैफे में जो जाकर परेशान हो रहे थे, वहाँ पैसे लग रहे थे और पोर्टल जो है वो खुल नहीं रहे थे और दिक्कतें थी, इसलिए अपनी कोचिंग में आ गए। और इन्होंने मेरे सामने उस वक्त पोर्टल खोला था, पोर्टल की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। तब पोर्टल खुला हुआ था, लेकिन इंडिया टीवी की टीम जितनी देर मौजूद थी उसी वक्त वो पोर्टल वापस उसी हालात में आ गया जिससे 3 दिन से पूरे देश के तमाम जो छात्र और अभिभावक जूझ रहे हैं। तो अब आप एक बार फिर से ट्राई कर रहे हैं, तो करके दिखाइए। अभी क्या है, कैप्चर डालिए आप, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे आपको किस तरीके से अभी भी दिक्कत है। ये स्क्रीन दिखाई दे रही है, पहले बहुत आसान था, नाम और रोल नंबर देना पड़ता था आपको, लेकिन इस बार आधार कार्ड की जरूरत है। ये वेरिफिकेशन फेल, प्लीज चेक योर डिटेल्स, एंड ये बार बार आ रहा है। तो आपके डिटेल्स सही है क्या? जी सर, मैंने 5-6 बार रीचेक करके हर बार ट्राई कर रहा हूँ, सेम मैसेज पॉपअप हो रहा है। ये हो रहा है जी सर। पिछले 3 दिनों से क्या परेशानी आपके और आपके मित्रों को आ रही है? कुछ नहीं सर, बस हम इस चीज़ को लेकर चिंतित हैं कि हमारा जेई की हमने उसके परीक्षा के लिए ड्रॉप लिया है, पर बोर्ड का क्राइटेरिया फुलफिल ना होने के कारण हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है सर। तो ये क्यों नहीं ओपन हो रहा था ये पोर्टल? क्या लिखा हुआ है सर? पहले तो हैक था, मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा था, ब्लैक स्क्रीन थी, एंड देन जब वापस आया तो दिख रहा था पोर्टल विल ओपन सून, पर फिर कल भी नहीं चला, आज मुश्किल से खुला। तो हम ये फिर से ये हो गया। ये लगातार इस तरीके से मेरे सामने करके देख रहे हैं और बार बार एक बार फिर से करके दिखाइए। हो सकता है कोई और प्रॉब्लम हो। आपने डेटा आपने बाकी सब कुछ सही डाला है? अच्छा, फादर्स नेम वगैरह सब कुछ? अच्छा, कैप्चा भी सही है, HNFJK। हाँ, अब कीजिएगा। सर साइन इन करता हूँ तो वेरिफिकेशन फेल्ड। ये आप मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, अभी भी वेरिफिकेशन फेल्ड आ रहा था और लगातार यही हालात जो है लगातार बने हुए थे। एक बड़ी दिक्कत, पहले बहुत आसान था ये रिवैल्यूएशन के लिए, क्या क्या आपको फिल करना पड़ता था? सर मेरे को यहाँ पे बस एक यूजर आईडी और एक पासवर्ड बस ये फिल करना था और मैं अपने पोर्टल को एक्सेस कर पा आराम से। जी। अब क्या दिक्कत है? अब सर वो इतनी मल्टीपल डिटेल्स मांग रहा है, सिक्योरिटी चेक्स मांग रहा है, तो उसमें शायद हो सकता है कि पोर्टल क्रैश हो रहा हो उसके, यानी बच्चों के लिए और ज्यादा परेशानियां और ज्यादा ऑथेंटिकेशन की चीजें मांगनी शुरू कर दी हैं। अनुराग, अमिताभ जी, आप और भी बच्चों से जरा स्टूडेंट से बात कीजिए कि उनका खुद का एक्सपीरियंस क्या कुछ रहा है और क्या इस पूरे सिस्टम से वो डिसअपॉइंटेड हैं, उनका भरोसा कहीं ना कहीं टूटा होगा। जाहिर सी बात है कि पेपर में पूरा देखा आया हूँ, नंबर अच्छे नहीं आए हैं, और जब एक बच्चे की इस तरह की खामियां निकल कर आती हैं तो फिर लगने लगता है ना मेरी कॉपी के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। फिर बच्चे पैनिक में रीवैल्यूएशन कराए जा रहे हैं और वाजिब भी है। देखिए, मैं सबसे पहले तो जो कोचिंग के संचालक है उनसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि लगातार वो काउंसलिंग दे रहे हैं कई ऐसे छात्रों का जिनका रिजल्ट जिनको लगातार चूंकि वो कर रहे थे कोशिश और नहीं मिल पा रहा था। क्या वजह रही और OSM की गड़बड़ियों पर एक बड़ा ध्यान जो हमारा चैनल कोशिश भी कर रहा है बताने की, क्या गड़बड़ियाँ नहीं है? पिछली बार कितने स्टूडेंट्स थे और इस बार, और क्या वजह है, अगर आप थोड़ा ब्रीफ करें तो। सर, जैसे 2026 में इस बार पिछले साल से 80,000 ज़्यादा बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, तो लगभग 18 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया। पिछले साल 17 लाख थे। लगभग 17 लाख थे जी सर। और इस बार यही है जो डेटा हमको देखने को मिल रहा है कि 75% जो बच्चों ने स्कोर किया है, जो एक क्राइटेरिया होता है आपका जेई मेन और जिससे आप NIT या IIT पा सकते हैं 75% के ऊपर, इस बार जो वो बच्चे हैं वो 40,000 से उनका नंबर कम हुआ है। पिछले साल यही 4.3 लाख के लगभग थे, इस साल 3.9 लाख हैं। तो बच्चे बढ़े हैं एग्जाम देने वाले, बट जिनके नंबर 75% से ऊपर हैं वो ऑब्वियसली सर ये स्ट्रिक्ट चेकिंग हुई है। तो इसमें दिक्कत क्या है? स्ट्रिक्ट चेकिंग समझ में आती है, लेकिन देखिए स्ट्रिक्ट चेकिंग की दिक्कत नहीं है। बच्चों से बात करिएगा अनुराग, अमिताभ, जब आप आए, ठीक है, कि बच्चों को किस तरह से दिक्कतें हो रही हैं। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, शिवम त्यागी हैं, पवन दुग्गल जी हैं, अंकित अवस्थी हमारे साथ हैं, काशिफ हमारे साथ हैं, धर्मेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं। शिवम, बार बार अगर गलती होती रहेगी तो सिस्टम से भरोसा क्यों नहीं उठे बच्चों का? कैसे करें भरोसा? परेशान हैं, हताश हैं? शिवम, लगता है शिवम के साथ भी कुछ टेक्निकल दिक्कत आ गई है, सर्वर में समस्या ही समस्या है। पवन दुग्गल जी, जरा आप बता दीजिए, क्योंकि आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। CBSE है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतना उन्हें भी पता था कि वो ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम लेकर आ रहे हैं, बच्चे रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करेंगे, पूरा क्योस चल ही रहा था। आप आधार कार्ड का एक और चेक एंड बैलेंस लेकर आ गए हैं, फिर भी नतीजा तो सिफर है ना।
इतने बड़े लेवल पे ऐसी गलती, भाई उनके पास तो बेस्ट ऑफ द ब्रेन्स मौजूद होंगे ना इस सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए। पवन जी, आपने शायद अपना वॉल्यूम म्यूट किया हुआ है, उसको अनम्यूट कर दें जी। मुझे लगता है तमाम सारा अध्याय जो है एक एम्बैरेसमेंट का अध्याय है। गलती के ऊपर गलती की जा रही है, गलती को ढांकने का प्रयास किया जा रहा है, और जो मुख्य मुद्दे हैं उनको एड्रेस नहीं किया जा रहा। पहले भी मुद्दे वही थे कि साहब आपकी साइबर सुरक्षा सुनिश्चित तौर पर सही है ही नहीं, आपके यहाँ वल्नरेबिलिटीज फरवरी में आपको बताई गई, आपने फिर भी उसको देखा अनदेखा कर दिया, और उसके बाद इतनी जबरदस्त डिसअपॉइंटमेंट हुई और बच्चों के तो मानसिक आघात का एक स्वरूप निकल के आया। बट अब देखिए, अब पोर्टल खुल नहीं रहा है, आपकी साइबर टेक्निकलिटीज काम कर नहीं रही हैं, साइबर सुरक्षा में अभी आपके पैरामीटर्स पूरी तरीके से लागू नहीं है, तो अल्टीमेटली लोगों का तो विश्वास है वो पूरी तरीके से उठ जाने वाला है ना, पूरा इरोजन हो रहा है। और हम लोग मौकरी बना रहे हैं इस तरह के ऑनलाइन एग्जाम्स की पूरी दुनिया भर के दृष्टिकोण से देखा जाए। ऑलरेडी पूरी दुनिया भर में भारतवर्ष को हम एक ग्लोबल लीडर मानते हैं टेक को लेकर, और देखिए हमारे यहाँ ही CBSE ऑनलाइन एग्जाम करता है, अटर फेलियर होता है, और साइबर सुरक्षा में सेंधी लगातार होती रहती है। अभी भी आपके जो इंटरव्यूज बताते हैं कि पोर्टल नहीं खुल रहा है, इसलिए नहीं खुल रहा है क्योंकि आपने अपनी जो टेक्निकल वल्नरेबिलिटीज हैं उनको एड्रेस नहीं किया है, जो आपके यहाँ दिक्कतें हैं उनको एड्रेस नहीं किया है, और आपको क्योंकि बहुत ज्यादा जल्दी है अपना पोर्टल खोलने के लिए, आपने आधा अधूरा काम कर दिया है। उससे अल्टीमेटली रेपुटेशनल नुकसान ज्यादा होगा, आपकी जो साख है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी, और अल्टीमेटली बॉटम लाइन ये है कि अब आप साइबर सुरक्षा को केवल लिप सर्विस नहीं दे सकते, आपको उसे इंटेग्रल हिस्सा बनाना पड़ेगा हर वो ऑपरेशन का जब आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। चलिए, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी अब जुड़ गए हैं। शिवम, गलती पे गलती, बार बार गलती, भाई पोर्टल खोलने में इतना लंबा वक्त लगाया, सब कुछ चेक एंड बैलेंस दुरुस्त करके लगाते, छात्रों को फिर से डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, फिर से वो हताश हो रहे हैं, फिर से घंटों साइबर कैफे में बैठे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि भाई अब अप्लाई हो जाए, आप अप्लाई हो जाए, और हर बार वही सेम मैसेज आ रहा है। मैंने आपको लाइव भी दिखाया और रिपोर्ट भी दिखाई अलग अलग शहरों से। कैसे करें छात्र भरोसा, क्यों ना हो फ्रस्ट्रेट? नहीं पिनाजी, हाँ नहीं पिनाजी, कहीं ना कहीं दिक्कत तो है। आज भी CBSE का जो है स्टेटमेंट इस पर आया है, और ये दुखद है जिस तरीके से इस पर साइबर अटैक हुआ और ये चीज़ें हुई। हालांकि वो अलग बात है कि CBI ने जो है एक टोल फ्री नंबर और इसके साथ साथ ईमेल ID भी दिया है, और कहा है कि अगर किसी भी तरह की स्थिति बनती है या फिर लगातार कोई ग्लिच आता है या दिक्कत आती है तो यहाँ पर रिपोर्ट करें। लगातार लोग उस पर लगे हुए हैं, और चीज़ों को बेहतर करने में मुझे लगता है कि कम से कम समय लगाएंगे। लेकिन ये इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि ये तो मानना पड़ेगा कि हाँ दिक्कत हुई है, चाहे वो एक्सटर्नल फोर्सेस से हुई हो, चाहे वो साइबर एक सिक्योरिटी का इशू रहा हो। लेकिन मुझे लगता है कि बस मैं इस समय निवेदन कर सकता हूं कि थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, बच्चों के साथ कोई किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। OSM को लेकर जो चीज़ें हैं वो जल्दी ही दुरुस्त की जाएंगी। जगह जगह ग्लिचेस हैं, इसको एक्सेप्ट करने में मुझे कोई वो नहीं है, और जगह जगह परेशानी लगातार आ रही है, लेकिन एट द सेम टाइम सरकार इसको जल्दी से रेक्टिफाई करके चीज़ें बेहतर करेगी। और हाँ, साइबर सिक्योरिटी को हम कभी भी हल्के में ना लेते हैं ना लेंगे, क्योंकि आने वाले समय में और आज भी इनफैक्ट शिवम, हम डिजिटल इंडिया का सपना देख रहे हैं, हम AI में अपने आप को दुनिया में एक अलग पहचान दिलाना चाहते हैं। जैसे कि भी पवन दुग्गल जी ने कहा कि अगर ये हालात होंगे, अगर इतनी जल्दबाजी आप दिखाएंगे तो मौकरी और एम्बैरेसमेंट दुनिया भर में ये खबरें जाएंगी। जाहिर सी बात है यही मिलेगा कि आप एक बेसिक, भाई आप ही लाए ये ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम, और फिर उसमें खामियां, उसमें लूप होल्स। अभी वो दुरुस्त हो ही रहे थे कि रिवैल्यूएशन के लिए जो एप्लीकेशन करनी है उसमें भी एक बार नहीं, शिवम एक बार होता समझ में आता है, ठीक है हो गया भाई, क्रैश हो गया सिस्टम, कोई साइबर अटैक हो गया। अगली बार आपने डिले किया, 29 को खुलना था नहीं खुला, फिर 30, 31, फिर 1 को खुलना था नहीं खुला, अब जाके आज सुबह 4 बजे खुला, नतीजा क्या? 0। तो फिर तो लगेगा ना कि कोई इसको संजीदगी से ले भी रहा है कि नहीं। टोल फ्री लाइन और ईमेल, देखिए ये सुनने में ठीक लगता है, लेकिन जिसके ऊपर बीत रही होती है ना वो समझ में आता है उसे। तो आप क्या चाहती हैं कि मैं सुनाऊं भी ना? मैं नहीं बताइए ना, बता रहा हूं कि हाँ सुना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है शिवम, सुना दीजिए, सब सुनेंगे, मैं ही नहीं सुनूंगी। बता ही रहा हूं, आप एक तो फिर सुन ली, जाहिर है सब सुनेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम मैं इस बात को
बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूं कि हाँ ये अपने आप में कहीं ना कहीं साख का सवाल है, हाँ ये दिक्कत है, हाँ इसमें कहीं कोई बात नहीं है कि अगर टाइम एंड अगेन उसमें ग्लिचेस हैं, वहां पर परेशानी है, डिले के बाद अगर वो फिर से खुला तो ग्लिचेस फिर से हैं, तो जाहिर है दिक्कत है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन सरकार इस देश के स्टूडेंट्स को, छात्रों को ये भरोसा देती है कि किसी को भी कोई इस तरह से पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ ग्लिचेस आए हैं, जाहिर है, हाँ दिक्कत हुई है, हाँ टोल फ्री नंबर और ईमेल आईडी देने के बाद भी कोई ये कहे कि नहीं नहीं ये सिर्फ कहने की बात है, हाँ लेकिन एट द सेम टाइम मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं इसमें इस समय सरकार की तरफ से कि चीजों को रेक्टिफाई करके जल्दी से फिर लाइव किया जाएगा और लोग जो रिवैल्यूएशन के लिए प्रयास कर रहे हैं या फिर उनको ग्लिचेस का सामना करना पड़ रहा है, ज्यादा दिन नहीं रहेगा, हम इसको ठीक करेंगे और बेहतर करके लोगों के बीच में होंगे। और जहां तक विश्वास रीइंस्टेट करने की बात है, हम पहले भी लगातार चीजें करते आए हैं, दिक्कतें जरूर आई हैं, आगे भी करेंगे और इसको जीरो एरर लाकर छोड़ेंगे। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि ये अपने आप में सरकार के लिए एक चिंता का भी विषय है। आप एम्बैरेसमेंट जो आप ये शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जिस तरीके से इसको कहना चाहे कह सकते हैं कि जरूर ये पवन दुग्गल जी ने इस्तेमाल किया एम्बैरेसमेंट एंड मॉकरी, मैंने उनके शब्द आपके सामने रखे। ठीक है, यहाँ पर ठीक है सर, यहाँ पर अभी हमारे साथ तमाम एजुकेटर्स भी मौजूद हैं। अंकित अवस्थी जी, भाई जल्दबाजी कर दी क्या सरकार ने कि भाई डिजिटल इंडिया बनाना है, एकदम से तुरंत OSM लागू करना है? थोड़ा सब्र कर लेते। अगर सही टेंडर देने वाली कंपनी नहीं मिल रही थी, अगर वो बजटिंग में नहीं आ रहा था, अगर वो आपके पैरामीटर्स पूरे नहीं कर रहा था, अगले साल से लागू हो जाता। इतने सालों से टीचर कॉपी चेक कर रहे थे ना, हार्ड कॉपी, दिक्कत क्या थी? और अभी भी क्या आपको लगता है कि भाई ठीक है रिवैल्यूएशन छोड़िए, बच्चों के और पैसे और मेहनत और दिक्कतों से मत उन्हें सफर करवाइए, सीधे सीधे हार्ड कॉपी चेक करा दीजिए? मैम देखिए, तकनीकी जब भी इंप्लीमेंट होती है उसके साथ ग्लिचेस हो सकते हैं, इसको लेकर के हम सभी को एक एक्सेप्टेंस दिमाग में आना जरूरी है। लेकिन इस पर जिस तरह की प्रतिक्रियाएं हैं मतलब जिम्मेदार पक्षों के द्वारा, वो थोड़ी सी दिल दुखाने वाली हैं। इसको आसान करके हम एक एनालॉजी से समझते हैं। आप आज बैंक से बैंक अकाउंट जब अपना चेक करवाते हैं और उसके नाम पर आप पासबुक प्रिंट करने के लिए उन्हें देते हैं, पासबुक प्रिंट होकर आए आपके अकाउंट का स्टेटस बताते हुए और पता चले कि उस पासबुक में कुछ पेजेस गायब हैं और आपका डेटा जो एंट्री है यानी कि जो पैसे की एंट्री है वो मिस हो रही है, आप पैनिक करने लगेंगे। एक ग्राहक, दो ग्राहक, 10 ग्राहक के साथ ये होने लगे और अचानक कुछ ग्राहक ये उजागर कर दें कि डेटा इधर से उधर हो गया है। छात्र जब तक छात्र है तब तक उसको पढ़ने के लिए शिक्षा ही उसकी पूंजी है। उसके बैंक बैलेंस नहीं होता, उसके अकाउंट्स में नंबर होते हैं और उन नंबर्स के लिए जब वो कॉपी चेक करवा के निकलता है और उसकी जेरोक्स या फिर स्कैन कॉपी जब निकल कर आती है और उस स्कैन कॉपी में आपको ये दिखाया जाता है कि देखो आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, तो ये पैनिक क्रिएट होता है। पैनिक किसी भी सर्वर पर एक साथ आकर के लैंड हो। आज 10 लाख बच्चे अगर एक साथ जाकर के रिवैल्यूएशन की साइट पर स्ट्राइक मारेंगे तो शायद ये तो प्रिपरेशन का भी पार्ट नहीं होगा सीबीएसई का, क्योंकि उनको पता था 500-700 रुपए लेकर के हम बच्चों से फॉर्म भरवाते हैं और फिर कॉपियां चेक करवाते हैं। लाखों में बच्चे चेक नहीं करवाया करते थे। ये अचानक आया आपदा है जिसकी प्रिपरेशन सच में नहीं थी। अब उसको थोड़ा डिले करने के नाम पर इसमें स्टेप ऐड कर दिए गए, कैप्चा डाल दिए गए, एंट्री फॉर्म डाल दिए गए ताकि लगती रहे डिले और धीरे धीरे जो मास है वो डिस्ट्रीब्यूट होता रहे। ये जैसे होता है ना, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आप रास्ते में कुछ कुछ बैराज बना दीजिए जिससे चीजें बचती रहेंगी। कुल मिलाकर के स्थिति को हम थोड़ा और अच्छे से इवेल्युएट करें तो वो ये है कि ये काम जब किया गया तो इतने बड़े स्केल पर करने से पहले आपको इसका पायलट रन करके देखना चाहिए था। आपको इसको करने से पहले पूरे बच्चों में इस विश्वास की बहाली करनी चाहिए थी। प्री बोर्ड होते हैं मैम, सीबीएसई जब एग्जाम लेता है ना तो प्री बोर्ड का आयोजन होता है। कुछ स्कूलों में जिले के हिसाब से प्री बोर्ड के स्तर पर OSM तकनीक से बच्चों को इंट्रोड्यूस कराया जाता। सरकारें कुछ जिलों को अपने लिए पायलट बनाकर चलती तो शायद ये इतनी बड़ी स्थिति नहीं आती। और आज भी जब आप रिवैल्यूएशन को लेकर ओपनली आकर कह रहे हैं कि अब IITs आपके लिए सारा सेटअप तैयार करेंगी, 3-4 दिन में मैम IIT भी कुछ नहीं कर पाएंगे, उनके हाथ में कोई जादू की छड़ी नहीं है। एकदम आपने आकर के लोगों को छोड़ा है। खैर फिलहाल हम इस पर प्रतिक्रिया दें उससे बेहतर यह है कि इसका विकल्प क्या हो, बेहतर कैसे उस पर काम करें। विकल्प सिर्फ इतना है मैम, विश्वास बहाली है। और जो छात्र है ना जो इस समय सफर कर रहे हैं वो कुल मिलाकर के तकनीक पर सवाल नहीं उठा रहे, फिर से वही इंटेंट पर सवाल उठा रहे हैं कि साहब आपने टेंडर किसको दिया था? जिस पर इतने सवाल थे उसको टेंडर क्यों दिया? टेंडर की शर्तों को क्यों बदला? जिसके पास स्कैनिंग होनी थी उसकी कंडीशंस को क्यों बदला गया? और सबसे बड़ी बात वही शिक्षा मंत्रालय जो कुछ दिन पहले नीट के सवालों में घेरे में आया था, अब वो सीबीएसई के मामले में सवालों के घेरे में आ गया है। तो ये थोड़ा सा विचारणीय प्रश्न है। और सबसे तीसरी बात मैं जो बहुत जगह बोल रहा हूं, एक ही बात फिर से है कि नीट के पेपर में जो बच्चा सफर किया वो 12th के पेपर में फिर से सफर कर गया, यानी कि 12th का पेपर भी वो नीट वाला बच्चा ही है मैम। ये बात अगर हम समझते हुए निकलते हैं, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। IIT जी नीट के पेपर वो 12th के बच्चों ने दिए सर,
और आईटी में मेरी रैंक आ जाए और पता चले 75% जो क्वालिफिकेशन है रिक्वायर्ड वो मेरी आ नहीं रही है, हाँ है ना, तो नहीं आ पा रही है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ सर, बिल्कुल समझ सकती हूँ। शिवम, जवाब दे दीजिए आप। भाई इतनी जल्दबाजी, ठीक है, मान लिया कि कोई नई चीज आती है, नई चीज में ग्लिचेस आने की भी संभावना रहती है, लेकिन भाई जब बच्चों के प्री बोर्ड होते हैं तो फिर कोई पायलट प्रोजेक्ट टेस्टिंग कुछ तो होनी चाहिए थी ना सर। इतनी जल्दबाजी में क्यों लागू करने की ऐसी आपाधापी थी? और अगर करा है जिसने, भाई उसकी कोई जिम्मेदारी, कोई जवाबदेही तय तो होगी। बच्चे फेल हो जाते हैं, उनको पनिशमेंट मिलती है, लेकिन जो सिस्टम है उसको पनिशमेंट कब मिलेगी? इसीलिए उसमें इन्वेस्टिगेशन जो है ऑर्डर कर दी गई है, वो इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा गया है। जाहिर है आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर इसमें लगा है, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, एथिकल हैकर, सबको लेकर जो है इस पर काम करने के लिए कहा गया है। जाहिर है 2 से 3 दिन में क्या आउटपुट निकल कर आता है ये एक विषय रहेगा। हाँ, अब तरह तरह के क्रिटिसिज्म इसमें जरूर हो सकते हैं कि जब एक इतने बड़े स्तर पर हम कोई भी एक लॉन्च की बात करते हैं और वहां पर इस तरह का फेलियर सामने आए या फिर इस तरह के लीकेजेस सामने आए, तो एक अपने क्रिटिसिज्म हो सकते हैं। हाँ, पायलट प्रोजेक्ट के तहत ऐसा हो सकता था कि शायद इसको अलग स्तर पर लॉन्च किया जाता। जहां तक कंपनी का विषय है, कंपनी के खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन इसीलिए बैठाया गया। हाँ, ये अलग बात है कि वो अलग अलग राज्यों में इस समय किसी दूसरी सरकार को क्रिटिसिज्म करने का कोई सवाल नहीं है, राज्य को क्रिटिसाइज करने का कोई सवाल नहीं है। तमाम जगह वो कंपनी जो है काम कर रही है। बट एक बात बिल्कुल प्रैक्टिकल है कि 2 से 3 दिन में स्थिति सामान्य हो, चीज़ें बेहतर हो, जो एक कमेटी का गठन हुआ है उससे चीज़ें बेहतर निकल कर आए। जांच में अगर कोई इसमें रिस्पॉन्सिबल है, जो कि है ही, जाहिर है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट अगर इस तरीके से दिक्कत कर रहा है तो कौन है, उसको भी चेक्स एंड बैलेंस में लाया जाएगा। ऐसे छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी पूंजी उसकी साख होती है, और अगर इस स्तर पर जाकर दिक्कत होती है तो ये अपने आप में एक बड़ी परेशानी का विषय है। मैं मानता हूं कि जल्दी ही सरकार इसको कवर भी करेगी। और मैं एक और चीज मानता हूं कि आप इसमें कुछ और चीजें ऐड कर दीजिए, जैसे कैप्चा और तमाम वो बातें कही गई और कहा गया कि आधार कार्ड लगाकर बस इसमें सिर्फ एक अलग अलग बैराजेस या लेवलर्स लगाए गए हैं। मुझे लगता है कि उससे डिससैटिस्फैक्शन कम हो जाएगी, वैसा नहीं है। अगर किसी बच्चे को परेशानी है तो परेशानी है। 18 लाख में से अगर 11 लाख रिवैल्यूएशन के चले गए तो परेशानी है। इसको रेक्टिफाई करेंगे जल्दी, ठीक है। शिवम, आई अप्रिशिएट, आपने बहुत ईमानदारी से कहा कि हाँ, साख पर भी बट्टा लगने की बात है और तमाम बच्चों का डिससैटिस्फैक्शन है, उन तमाम चीज़ों से नहीं दूर हो सकता, बिल्कुल बात है। लेकिन एक सवाल जो है वो सबके जहन में आता है कि भाई एक एजुकेशन सिस्टम, एक मिनिस्टर, एक डिपार्टमेंट, बार बार अगर गलती होती है तो फिर हमें कोई कार्रवाई होती हुई, ठीक है, आपने कहा कमेटी बैठ रही है, जांच हो रही है, कोई सस्पेंशन, कोई कार्रवाई, कोई एक स्ट्रिक्ट एक्शन जो होता है ना, कि मन को ही तसल्ली हो जाए, चलिए भरोसा आने में, चीज़ों को रेक्टिफाई होने में, टेक्निकल एरर्स को रेक्टिफाई करने में टाइम लगेगा, लेकिन एक कहीं तो कुछ ऐसा एक्शन दिखना चाहिए था ना, वो क्यों नहीं हो रहा है? मुझे लगता है कि मन की शांति होगी जब बेहतर तरीके से परीक्षा हो पाएगी। बच्चों ने जितने एग्जाम्स दिए या फिर रिवैल्यूएशन के लिए वो गए, वो सारा जो चीज़ें हैं उसको स्थानांतरित करके बेहतर करके चीज़ों को ठीक किया जाएगा। और अभी जो एग्ज़ाम है नीट का, पहली प्रायोरिटी जो हमारी दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वो है उसको सही से क्लियर किया जाए, उसमें जीरो एरर, किसी तरह का लीक का कोई स्थिति ना रहे। इनफैक्ट इस चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी लोग गए नीट को लेकर, पर तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि गवर्नमेंट डिजर्व्स अ चांस। इनफैक्ट कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने भी कहा, जो कमेटी एक हेड कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि भाई ठीक है, हमें विश्वास है कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि बचेगा कोई नहीं। पहली प्रायोरिटी है कि जो सिस्टम इस समय पूरे तरीके से जो है परेशानी में आ गया या फिर दिक्कतें क्रिएट हुई, पहले वो बेहतर हो, कमेटी अपनी रिपोर्ट दे, जिम्मेदारी तय हो, बख्शना किसी को नहीं है। ठीक है, अगर इलाके में कोई हादसा हो जाता है तो तुरंत एसपी, डीएम सब पे कार्रवाई होती है, जिम्मेदारी भी तय है। तो वही है कि यहाँ पर कार्रवाई होने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? आप कह रहे हैं कि जिम्मेदारी जवाबदेही तय होगी, लेकिन त्वरित कार्रवाई जो होती है कहीं ना कहीं वो राहत देती है, वो क्यों नहीं होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। काशिफ भी हमारे साथ इस वक्त, मोहम्मद काशिफ एजुकेटर इस वक्त जुड़े हुए हैं। मोहम्मद काशिफ, बच्चों का भरोसा, इसको रीगेन करने के लिए अब क्या किया जाए? भाई एग्जाम तो होना ही है, चेयरमैन बदल दीजिए, शिक्षा मंत्री बदल दीजिए, कुछ भी बदल दीजिए, सिस्टम तो ये है और उस सिस्टम को फॉलो करके ही आगे बढ़ना है, देखना है। तो अगर बच्चों का कॉन्फिडेंस फिर से जीतना होगा तो क्या करना होगा सिस्टम को?
बहुत सिंपल तरीका है पिनाज। सबसे पहले तो मैं बताऊं, बच्चे मुझे डियर सर के नाम से जानते हैं, तो मैं बच्चों के दिल की बात आपको बताता हूं। एक्चुअली बच्चों की जो रियल प्रॉब्लम उसे कोई नहीं समझ रहा है। हम बात कर रहे हैं रिवैल्यूएशन की। रिवैल्यूएशन हो कैसे रहा है, उसके ना 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है कि आपको पहले अपनी स्कैन कॉपी के लिए अप्लाई करना होता है। अगर आप स्कैन कॉपी के लिए अप्लाई करते हो, तभी आप अपनी कॉपी को दोबारा से रीचेक या वेरीफाई करवाने के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो कि अब 1 जून से शुरू हो रहा है। असली समस्या फर्स्ट स्टेप में ही आ गई थी। वहां पोर्टल नहीं चल रहा था, मुश्किल से 4 लाख बच्चे ही अप्लाई कर पाए थे। जो अप्लाई कर पाए वही रीवैल्यूएशन के लिए जा सकते हैं। अब जिन बच्चों ने अप्लाई नहीं किया या वेबसाइट की वजह से, पोर्टल की वजह से वो अप्लाई नहीं कर पाए, उनका क्या ये मान लिया जाएगा कि ओएसएम में, जो कि बिल्कुल साबित हो चुका है कि गड़बड़ियां नहीं थी, शिक्षा मंत्री ने स्वीकार किया, सभी लोगों ने, बच्चों ने, चाहे मैं बात करूं यहाँ पे हर्षिता की बात करूं, यश की बात करूं, इन सभी बच्चों ने, वेदांत की बात करूं, उन सब ने आके क्या यहाँ पे साबित नहीं किया कि उनकी कॉपीज में ब्लंडर्स थे, बड़ी भारी गलतियां हुई थी। तो ये कैसे मान लिया जाए कि जो बाकी बच्चे हैं, जो 13-13.5 लाख बच्चे हैं जिन्होंने रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई नहीं किया था, क्या उनकी कॉपीज बिल्कुल ठीक चेक हुई है? ऐसा कैसे मान लिया जाएगा? ये तो मान ही नहीं सकते। यानी प्रॉब्लम रीवैल्यूएशन की नहीं है, प्रॉब्लम तो ओएसएम की चेकिंग की है। इस बार जो बच्चे फेल हुए उसमें 3% ज्यादा बच्चे फेल हुए थे। 85% इस बार रिजल्ट किया, जो कि नॉर्मली 88 जाता है। तो 3% जो फेल हुए थे, क्या उसके लिए अगर कोई स्टेप लिया जाता तो ये लिया जाता स्टेप कि जो बच्चे फेल हुए हैं, हम एक बार उन 3% बच्चों की कॉपी मैनुअल रीचेक खुद अपने पार्ट से ही कर देंगे। लेकिन जिन बच्चों के नंबर कम आए, मोहम्मद काशिफ जी, भाई ऐसे बच्चे भी तो हैं जो हमें मान के चल रही थी कि मेरा आईटीजी क्लियर होगा, 75% की जो बेंचमार्क है वही मैं वहां पे रैंक ला सकती हूँ, बट वहां पर मेरी बेंचमार्किंग क्लियर नहीं हो रही है क्योंकि मेरी सप्लीमेंट्री शीट ही स्कैन होके नहीं गई है। या फिर अभी आपने केस स्टडी देखी जिसमें बच्चा कह रहा है कि 5 नंबर मिलने चाहिए थे, सीधा सीधा टिक मार्किंग वाला सवाल था, नंबर नहीं दिया हुआ है, उनका क्या होगा? इसी के ऊपर तो उनका यही होगा कि हमने पहले भी इस बात की आवाज उठाई थी, और बच्चे जो कह रहे हैं वो यही चाहते हैं कि उनको ग्रेस मार्क्स दिए जाए, एक फॉर्मूला डिराइव किया जाए जिसके बेस पे ग्रेस मार्क्स हो। अगर ग्रेस मार्क्स नहीं दे सकते, एटलीस्ट कोई तो ऐसी चीज हो। फॉर एग्जांपल 75% की ये जो कंडीशन रखी गई है, इस बार इस साल के बच्चों के लिए क्या वो रिलैक्स नहीं की जा सकती? क्या उनको सिर्फ जेई की रैंक के बेसिस पे एडमिशन नहीं दिए जा सकते? कोई तो तरीका ऐसा निकाला जाता, कोई तो सरकार की तरफ से ऐसा नोटिफिकेशन आता, सीबीएसई की तरफ से ऐसी कोई बात रखी जाती जिसमें बच्चों को कहा जाता कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं। अभी वो कर क्या रहे हैं? वो सिर्फ रीवैल्यूएशन के लिए वो सिर्फ 4 लाख बच्चे हैं, वो पूरे 18 लाख बच्चे नहीं है, जबकि समस्या 18 लाख के साथ हुई है। ऐसा नहीं है कि ओएसएन की जो चेकिंग हुई थी बाकियों के साथ सही हुई है। तो ना 75% वालों के साथ कुछ किया गया कि उनको कोई रिलैक्सेशन दी जाती कि भाई तुमने जेई में इतनी रैंक लाए हो तो 75% तुम्हारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, या फिर कोई ग्रेस मार्क्स का कोई प्रावधान लाया जाता, वो भी नहीं लाया गया। या फिर जो रिवैल्यूएशन जो कि अभी इतनी मुश्किल बना दी गई है, क्या स्कैन कॉपीज का अभी भी पोर्टल नहीं खुलना चाहिए था? क्या वो बच्चे जिन्होंने सोचा था, जो इस सदमे में बैठ गए थे कि मेरे इतने कम नंबर कैसे आ गए, वो तो अपनी स्कैन कॉपी भी नहीं मंगा पाए, वो तो रिवैल्यूएशन के लिए गए नहीं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, उनको मौका नहीं मिलना चाहिए था? एक आवाज ये भी उठ रही है कि भाई ठीक है, अगर इतनी ज्यादा दिक्कत है, इतना ज्यादा क्योस है, रिवैल्यूएशन में भी दिक्कत आ रही है, स्कैनिंग पेपर जो है वो ठीक से स्कैन नहीं हुए हैं, उस पर भी सवाल हैं, तो सब, और सारी सप्लीमेंट्री शीट्स जो हैं वो भी लगी हैं कि नहीं, उस पर भी सवाल हैं। जब इतने सारे सवाल उठ ही रहे हैं तो ले लीजिए 15-20 दिन का वक्त, आप हार्ड कॉपी चेक करा लीजिए ना, जैसे हर साल होती थी। पिनाज जी, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी ये कहना चाह रहा था कि पूरे इवैल्यूएशन में अगर हार्ड कॉपी चेक होती है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 दिन लगेंगे। तो 15 दिन का समय लेकर के दोबारा से हार्ड कॉपी की इवैल्यूएशन हो जाए, उससे क्लियर हो जाएगा किसी कितने नंबर आए हैं। बात ये तो है कि हम बच्चों को राहत देने की बात कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां पे हमें एरर फ्री काम करना चाहिए, एरर की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है। जब हम बच्चों के भविष्य की बात करते हैं, हमारे भी बच्चे होंगे, भाई बहन होंगे, वो हमारे तो देश के बच्चे हैं, उनके भविष्य की जो बात है, एरर की कोई संभावना नहीं है। इवैल्यूएशन प्रोसेस को मैं बता दूंगा, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में एरर हो नहीं सकता। मैं भी इवैल्यूएशन कराता हूं, तो इवैल्यूएशन कराते समय हर सब्जेक्ट का एक हेड एग्जामिनर अपॉइंट होता है, और जो हेड एग्जामिनर होता है वो इवैल्यूएटेड कॉपी के 10% कॉपियों की सैंपलिंग करता है कि जो 10%, जैसे 40 का पैकेट है तो 40 में 10% 4 कॉपियों को सैंपलिंग करेगा। सैंपलिंग को दोबारा से एक तरह से टोटलिंग भी चेक करता है, और किस क्वेश्चन में कितने नंबर दिए गए हैं, कितने नंबर का है, उसको भी चेक करता है। अगर 4 कॉपी सेटिस्फाइड है तो उसके आगे टिक कर देता है, द होल 40 कॉपीज आर ओके। अदरवाइज जो दोबारा से कहता है आप रीइवैल्यूएट करो। तो मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूं कि हेड एग्जामिनर ने क्या किया। उसके बाद जो है, जो टेक्निकल प्रॉब्लम है, टेक्निकल में दूसरी बात आ गई। टेक्निकल प्रॉब्लम में जब आपके पास ये पता है कि हमारे पास डेटा सेट सीबीएसई बोर्ड के 18 लाख बच्चे हैं, डेटा सेट हमारे पास है, नंबर ऑफ कॉपीज हमारे पास है, हर एक कॉपी में नंबर ऑफ पेजेस हमारे पास है, तो हम ये बात कह के नहीं जा सकते हैं कि डेटा सेट बहुत बड़ा था इसलिए हमारी वेबसाइट क्रैश हो गई, डेटा सेट बड़ा था इसलिए हमारे पोर्टल क्रैश हो गए। ये झूठ बात है।
जो सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग हुई होगी, टेस्टिंग टीम आती है और टेस्टिंग टीम कंफर्म करती है कि इतने बड़े डेटा सेट के लिए ये एलिजिबल है कि नहीं है। अगर एलिजिबल नहीं होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो वहां भी गलती हुई, इवेल्युएशन में भी गलती, तो गलती बहुत मल्टीपल लेवल पे हुई। और दूसरी बात, जैसे आप बोल दिए कि बच्चे से अपना रीचेकिंग कराएंगे या रीवैल्यूएशन कराएंगे, रीटोटलिंग कराएंगे या स्क्रूटनी कराएंगे, इसके लिए बाकायदा उन्होंने फीस रखी हुई है। जैसे आप कॉपी अपनी मंगवाओगे तो 700 रुपए लगेगा, उसमें आपने अगर एक क्वेश्चन चेक कराया तो 100 रुपया लगेगा, वेरिफिकेशन कराओगे तो 500 रुपया लगेगा। तो 700 रुपया प्लस 500 रुपया प्लस पर क्वेश्चन 100 रुपया। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो कॉपी जो सीबीएसई है, चलिए पहले तो गलती उस पर, फिर ये फीस, और ये फिर क्योस, ये पूरा का पूरा जो जिसे कहते हैं बच्चों के लिए परेशानी पर परेशानी पर परेशानी। अंकित जी, आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि भाई ठीक है 15-20 दिन लग जाएंगे ये क्योस और ये बच्चों को बार बार की हैरेसमेंट, और एक दिल में रहता है ना कि शायद कुछ गड़बड़ी हुई है, उस शायद और उस शंका को दूर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप एक काम कीजिए, गर्मियों की छुट्टियां हैं, टीचर्स वैसे भी ऑफ में, 18 लाख बच्चों की कॉपियों का हार्ड कॉपी चेक करा दीजिए। नहीं मैम, ये प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। मतलब ये बात ठीक है, सलाह हो सकती है, लेकिन ये प्रैक्टिकली फिजिबल कई मायनों में नहीं है। ठीक है, कई मायने ये है कि आपकी जनगणना शुरू हो चुकी है, टीचर्स निकल करके इस समय जनगणना के आंकड़ों के लिए गर्मी की छुट्टियों में भी हो सकता है कहीं ना कहीं ड्यूटी दे रहे हो, नंबर 1। और ये काम तब डिसाइड हो रहा होता है जिस समय पेपर बनने शुरू होते हैं। आपको ड्यूटी अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट सिस्टम में ऐसे नहीं होता कि 15 दिन है कर लिया, प्राइवेट सिस्टम होता तो शायद ये हो पाता मैम, ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है। खैर हाँ, ये है कि अनुभव अच्छा है, इसमें विकल्प हमेशा रखे जाएं। हो सकता है आने वाले समय में एक हाइब्रिड मॉडल प्रस्तुत कर दिया जाए कि ओएसएम वर्सेस हार्ड कॉपी दोनों ही ऑप्शन हो बच्चों के पास, कि आप कौन सी स्क्रीन की मार्किंग चाहते हैं। बच्चे को खुद के फेट पर ये भी एक लीप ऑफ फेथ लेने का मौका मिलेगा, पर फिलहाल मुझे ये वाजिब नहीं लग रहा, मतलब ये फिजिबल नहीं लग रहा। ठीक है, आपको फिजिबल नहीं लग रहा। यहाँ पर शिवम देखिए, विपक्ष भी आज तो सकारात्मक बातें कर रहा है, आप लोगों के साथ खड़ा है। दिग्विजय जी कह रहे हैं कि भाई हमें पूरा भरोसा है। अब भाई भरोसा सब दिखा रहे हैं, क्योंकि बात बच्चों के भविष्य की है। जिम्मेदारी और बढ़ जाती है जब विपक्ष भी साथ आके खड़ा हो जाता है। आज वो ये नहीं कह रहे हैं कि आपकी गलती है, इसकी गलती है, उसकी गलती है, वो कह रहे हैं भैया सॉल्व करो, बच्चे हैं, देश का भविष्य है, तो सोल्यूशन जल्दी चाहिए। शिवम नहीं, इर्रेस्पेक्टिव के वो साथ वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ के वो साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं, जिम्मेदारी पूरे तरीके से ही सरकार की है, हमारी पूरे तरीके से ही जिम्मेदारी है। जाहिर है अगर बच्चों की परीक्षा है, देश का भविष्य है, इंपॉर्टेंट है, इसको किसी भी तरीके से नेग्लिजिबल लेवल पर लेकर नहीं जाया जा सकता। हाँ, सबके जो सजेशंस हैं ऑल आर वेलकम, एंड मैं मानता हूं कि हर पहलू को लेकर जो है जांच की जाएगी या फिर उसको लेकर एक कंक्लूजन दिया जाएगा सरकार की तरफ से। और इम्पॉर्टेंट बात हमारे लिए सबसे पहले ये है कि जो रिवैल्यूएशन वाला प्रोसेस जो कहीं ना कहीं लगातार फंसा हुआ है, पहले तो एक बार इनिशियल बेसिस पर इसको क्लियर किया जाए, उसके बाद भी हाँ, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, जब इस बड़े स्तर पर जाकर रिजल्ट का परसेंटेज गिरा है तो जाहिर है हर एक बच्चे के मन में अपने अपने डाउट्स होंगे कि क्यों इस तरह की स्थिति बनी है, कैसे बनी है, इसको लेकर क्या करना है। और ये भी एक बिल्कुल ठीक बात है, हाइब्रिड मॉडल कैन ऑल्सो बी अनदर ऑप्शन के जहां हम इस तरह का काम कर सकें और चीज़ों को देखा जाए कि सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट ये है कि जितने लोगों ने, जो 17,60,000 के करीब बच्चे हैं, उन्होंने जो एग्ज़ाम दिया है, उनको कहीं ना कहीं एक विश्वास रहे कि जो चीज़ें हुई हैं या होंगी वो ठीक होंगी। और मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते इस बात को जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि किसी के साथ कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, किसी को कोई किसी तरह का, चाहे वो मार्किंग का विषय हो, चाहे वो रीचेकिंग का विषय हो, उसको लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन प्रोसेस में दिक्कत जरूर रही है, जरूर है। हम इसको जल्दी से ठीक करेंगे। डिजिटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से भी इसमें बहुत सारे सुझाव आए हैं, वो भी कमेटी में लगातार काम कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि हाँ, थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन स्थिति जो है कहीं ना कहीं बेहतर होगी। लेकिन शिवम यही ठीक है, IITs का सपोर्ट, डिजिटल जो आपकी आपने कहा कि टीम का सपोर्ट, सब कुछ है, सपोर्ट मौजूद था, सपोर्ट मौजूद है, उसके बावजूद भी सवाल ये उठता है ना भाई, हमारी सरकार इज केपेबल। सब लोग तारीफ करते हैं हमारे UPI पेमेंट सिस्टम की, जिस तरह से हमने वो खड़ा किया, इंटरनेशनली उसको प्रेज किया जाता है। अब अगर ये रेक्टिफाई नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पर एक बार गलती होती तो समझ में आता कि चलो भाई आज सर्वर डाउन हो गया, आज कोई दिक्कत हो गई। दूसरी बार गलती होती, समझ में आता आज सर्वर डाउन हो गया, गलती हो गई। तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, तो फिर तो सवाल वाजिब उठ रहे हैं, और पनिशमेंट में डिले क्यों हो रहा है? पहला तो जाहिर है, जहां तक आपने डिजिटल पेमेंट्स का किया, ऑब्वियसली इसी सरकार ने किया, बिल्कुल ठीक बात है। वर्ल्ड वाइड में बिल्कुल ठीक बात है। दुनिया में ऐसा कोई दूसरा कोई सिस्टम नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। सारी दुनिया ने उसको प्रेज किया, बिल्कुल ठीक बात है। एट द सेम टाइम इस प्रोसेस को लेकर आए, हाँ जाहिर है जो सक्सेसफुल होना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं हुआ।
और उसमें लगातार लूप होल निकले, एक बार चीज़ों को ख़राब होने के बाद फिर से वही इशू आकर खड़ा हो गया। तो जाहिर है जिम्मेदारी भी तय की जाएगी और यहाँ पे जिम्मेदारी तय भी की जाएगी और जो सजा के भागीदार हैं उनको वो भी मिलेगी, किसी को बख्शा जाएगा ही नहीं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंडिविजुअल सरकार से बड़ा हो सकता है या कोई भी इंडिविजुअल छात्रों के भविष्य से बड़ा हो सकता है। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छात्र हैं और खुश हैं तो सरकार है, और अगर सरकार है तो वो कोई भी इंडिविजुअल है, तो उस चीज को लेकर तो इतनी क्लैरिटी है कि वहां किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जाहिर है सिस्टम में प्रॉब्लम कहां से आई, क्यों, कैसे, कंपनी का क्या रोल है, आगे दिक्कत क्यों लगातार रही, इस टेक्निकल जितनी सारी चीजें थी इसको पायलट प्रोजेक्ट में अगर करना था तो क्यों नहीं किया, या फिर अगर ये लगा कि इतने सिस्टम को ये पूरा जो प्रोसेस है वो चला सकता है तो क्यों नहीं चला पाया। छोड़ेंगे किसी को भी नहीं, बख्शा किसी को भी नहीं जाएगा। चलिए, लूप होल्स हैं, छोड़ेंगे किसी को नहीं, बख्शा भी किसी को नहीं जाएगा, जिम्मेदारी भी तय होगी। लेकिन अंकित अवस्थी जी, जिम्मेदारी तय होने में जितना डिले होता जाता है उतना संशय और ज्यादा बढ़ता नहीं जाता है, उतना इम्पेशेंट नहीं होता जाता है एक छात्र, छात्र के अभिभावक, क्योंकि आप लोग तो छात्र और छात्र के अभिभावकों की मनस्थिति, उनके रिएक्शन को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करते हैं डे टू डे लाइफ में। मैम देखिए, न्याय में देरी अन्याय के समान ही होती है। और जब बात आपने भी थोड़ी देर पहले भी उठाई कि प्रशासन पर कार्रवाई तुरंत होती है अगर कहीं कोई आपदा आती है, आपने ये बात बहुत सहज स्वभाव में उठाई भी है और यही बात अभी भी सरकार से अपेक्षित है कि जब इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो आपसे त्वरित कार्रवाई अपेक्षित है। त्वरित कार्रवाई में सबसे पहले टेंडर प्रक्रिया पर जो सवाल है, लोग चाहते हैं कि उसके टेंडर निरस्तीकरण के दस्तावेज लोगों के सामने आए, या फिर आपको लग रहा है कोई टेक्निकल ग्लिच अगर आया है तो मैम बहुत ही आसान होता है। सरकारी सिस्टम को लोग मानते भी बेहतर इसीलिए हैं क्योंकि बहुत ज्यादा पेपरबाजी के थ्रू काम चलता है, यानी कि ऑन पेपर जिन जिन के साइन है कि हाँ इस प्रक्रिया में हम इन्वॉल्व थे, तो आपको लिस्टिंग करना बहुत आसान होता है। यही तो सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। तो आप अब तक क्यों नहीं स्टैंड ले पा रहे हैं? मुसीबत यह है कि कहीं ना कहीं जो लोग जिम्मेदार हैं इस पूरे काम के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली इस पूरे काम में सीबीएसई के पीछे वो बाबू लोग हैं जिन्होंने ये काम किसी को सप्लाई किया था, जिसके लिए शर्तें बदली थी, उनके पास कहीं ना कहीं कोई ऐसा या तो आशीर्वाद है या उनके पास कोई ऐसी सुरक्षा है जिसके चलते उनका कोई जिक्र ही नहीं करना चाहता। आप सोचिए मैम, आज कोई भी हल्का सा अगर आप रोड भी क्रॉस करते हैं तो चालान तुरंत आ जाता है अगर आपने बत्ती गलती से क्रॉस कर दी। इतना सेंसिटिव सिस्टम है हमारा। ऐसी स्थिति में सरकार को इतना कियोस क्रिएट हो रखा है और अभी तक कोई भी, हमारी पुलिस की भाषा में, मैं पुलिस में नौकरी किया हूं, उसमें कहते थे कि पुलिस प्रशासन दो तरीके से काम करता है, या तो पूरी तरह सबको साथ लेके चले, या कहते हैं कि एक कौवा मार के टांग देते हैं, जिससे लोगों में भय रहता है कि अपराधियों में भय रहे कि साहब अधिकारी साहब बहुत टाइट है। अब ऐसे में यदि हमारी सरकार अभी तक ये स्थापित नहीं कर पाई है, नीट के मामले में गिरफ्तारियां हुई, लोगों को विश्वास हुआ कि चलो सकारात्मक रूप से सीबीआई के माध्यम से सरकार काम कर रही है, अभी तक यही नहीं पहचाना जा पा रहा कि किसके सिर पे पाग बांधा गया कि तुम जिम्मेदार हो। ना तो सिर बांधा गया और ना ही अभी तक कोई ये तो सुप्रीम कोर्ट भी पूछ चुका कि अगर हर काम पीएम को देखना पड़ेगा, अगर हर काम में इसी तरह से उनको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अच्छी बात है वो हो रहे हैं, लेकिन कब तक? भाई शिवम जवाब दे दीजिए, अंकित जी ने बहुत ही सीधे सीधे सिंपल सवाल पूछ डाले हैं। नहीं, जाहिर है, मैं मानता हूं कि सबसे पहले एक चीज जो अभी यहां पर कही गई वो ये कि बच्चों के लिए एक जो स्मूथ ट्रांजिशन होना चाहिए उसको रिइंस्टेट करने की आवश्यकता है। सरकार की कोई भी पहली प्रायोरिटी यही हो। जाहिर है, जहां तक बात है बाबू पर आशीर्वाद का, मैं मानता हूं ना बाबू से सरकार चलती है, ना बाबू से वोट मिलते हैं, और किसी को आशीर्वाद देकर कोई सरकार अपनी छीछा लेदर कभी नहीं कराएगी। एक कॉमन सेंस बात है, सभी यहां पर टीचर्स हैं, सभी कोई ना कोई संस्थान चलाते या संस्थान से जुड़े होंगे। अगर उस पूरे प्रोसेस में कोई आपका जो साथी होगा, सहभागी होगा, उसकी वजह से बच्चों को परेशानी फेस करनी पड़ेगी और आपका उनको आशीर्वाद होगा, तो क्या अपने संस्थान की बेइज्जती सिर्फ आप इसलिए करा लेंगे क्योंकि आपका आशीर्वाद है उसके ऊपर? नहीं, ऐसा नहीं होता। सरकार ऐसे नहीं चलती। हमारे लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज यह है कि यहां पर ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए, बच्चों को जो अभी इस समय ऑनगोइंग परेशानी है इसको हल किया जाए किसी भी तरीके से। कोई एक बाबू सरकार से बड़ा कैसे हो सकता है, या फॉर दैट मैटर कोई भी एक किसी से बड़ा कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। पूरे प्रोसेस से 18 लाख बच्चों का विषय है, कैसे किसी एक व्यक्ति की वजह से जो है उनकी नाराजगी सरकार झेलने के लिए तैयार रहेगी, या क्यों झेलेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो चाहेंगे कि जितनी जल्दी से जल्दी बेहतर हो, जो मेन कल्प्रेट है वो सामने निकल कर आए। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव वो कह रहे हैं कि भाई अभी एग्जाम्स हो जाए, नीट का भी एग्जाम हो जाए, ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए, है ना, सीबीएसई का पूरा सिस्टम ठीक हो जाए, अभी कार्रवाई करेंगे तो फिर सिस्टम और ज्यादा बिखर जाएगा। पहले काम हो जाने दीजिए, उसके बाद नंबर सबका आएगा। पिनाक जी, जो सिस्टम को खराब किए हैं उनका रहना सिस्टम में कितना जरूरी है, ये बात शिवम ताकि बता रहे हैं कि उनको रहने दीजिए, थोड़ा मैटर स्मूथ हो जाएगा, मामला थोड़ा लाइट हो जाएगा। ट्रांजिशन वो कह रहे हैं जब तक सब कुछ नहीं हो जाता तब तक रहने दीजिए, बाद में किसी को बख्शा नहीं जाएगा।
अभी हटा देंगे सबको, सारी कार्रवाई कर लेंगे, फिर जो लोग सिस्टम को अभी समझ नहीं रहे हैं वो नए लोग आएंगे, कैसे होगा चलेगा सिस्टम? वो ये तर्क दे रहे हैं आपको कि जहां इतना सब्र रखा है 10-15 दिन का और रख लीजिए। इस्तीफे भी होंगे, निष्कासन भी होंगे, कार्रवाई भी होगी, जेल भी जाएंगे। इसका मतलब जो पूरा सिस्टम है, पूरे सिस्टम के लोग ही इन्वॉल्व है, एक दो लोग इन्वॉल्व नहीं है। अगर एक दो लोग होते रेक्टिफाई करके बाहर कर देते। जब पूरा सिस्टम सड़ा हुआ सिस्टम दोबारा वही काम करेगा तो हम कैसे न्याय की उम्मीद करें? अब तो भरोसा यही है कि जैसे मोदी जी कह रहे थे नीट का पेपर हवाई जहाज से जाएगा, अब मोदी एंटीवायरस कोई बनेगा जो कंप्यूटर में डाला जाएगा, सीबीएसई का जो आपका ओएसएम सिस्टम है वो बढ़िया से काम करना शुरू कर देगा। आज इन सब बातों का समय नहीं है पिनाज जी। 2017 से लेकर के 2026 तक का समय आ गया है। आपने देखा होगा एनटीए का कोई अधिकारी दंडित नहीं किया गया है, शिक्षा मंत्रालय का कोई बाबू नहीं हटाया गया, कोई क्लर्क नहीं हटाया गया, कोई सेक्रेटरी नहीं हटाया गया, शिक्षा मंत्री पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि अगर इस देश में सीबीएसई जैसी संस्थाएं अगर कोलैप्स हो गई हैं तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री की है। बिना शिक्षा मंत्री की सहमति कोई टेंडर नहीं मिलेगा, बिना शिक्षा मंत्री की सहमति के कोई दूसरा टेंडर बनेगा नहीं, बिना उनकी सहमति के ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन अब उनका नाम ले कौन? भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता नाम ले नहीं सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, धर्मेंद्र प्रधान को अगर आज हटा दिया जाए शिक्षा मंत्रालय से और किसी दूसरे मंत्री को लगाया जाए तो 90% समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये काम नहीं करेगी। उनको ये पता है कि मोहम्मद काशिफ जी, आप एजुकेटर हैं, क्या सिर्फ पिछली बार भी देखा था एनटीए के चेयरमैन को हटा दिया गया, उसके बाद इस बार क्या हुआ ये सबने देखा है? क्या सिर्फ पदों पर बैठने वाले अफसरों को बदल दिया जाए, क्या उन पर त्वरित कार्रवाई हो जाए, शिक्षा मंत्री को हटा दिया जाए, क्या इससे सिस्टम दुरुस्त हो जाएगा? आपकी भी क्या ये राय है? कमाल है पिनाज, यहाँ पे सभी बुद्धिमान लोग बैठे हुए हैं। कोई मुझे एक बात बता दे कि हर कोई ये बात मान रहा है कि जो बच्चों की कॉपीज चेक हुई उसमें गड़बड़ियां थी, बड़े ब्लंडर्स थे, उसके बावजूद भी बच्चों के लिए अलग से क्या हुआ? उनको क्या मिला? उनको तो कुछ भी नहीं मिला। रही बात रीवैल्यूएशन की, वो तो हर साल होती है, वो तो हर साल होती है, बल्कि जो जिस तरह से अभी रिवैल्यूएशन में प्रॉब्लम है ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो उन बच्चों का क्या कोई यहां बैठा हुआ एक भी व्यक्ति ये कह सकता है कि जो 98 लाख कॉपीज बच्चों की चेक हुई थी वो बिल्कुल ठीक चेक हुई है? कोई भी विश्वास के साथ ये बात कह सकता है? और जब हम भी मान रहे हैं, शिक्षा विभाग भी मान रहा है, शिक्षा मंत्री भी मान रहे हैं कि हाँ कॉपीज चेकिंग में गड़बड़ियां हुई हैं, तो फिर बच्चों को क्या कॉम्पनसेशन मिला? उन्हें कैसे कॉम्पनसेट किया गया? कोई मुझे एक ऐसी नोटिफिकेशन कोई बता दे, कोई ऐसा सर्कुलर बता दे जिसमें उन बच्चों का कुछ खास ख्याल रखा गया हो, 75% की कोई कंडीशन उनकी रिलैक्स की गई हो, उनको कोई ग्रेस मार्क्स का प्रावधान हो, उनकी कोई मैनुअल रीचेकिंग, जो फेल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई बात की गई हो। बच्चों को क्या मिला? मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि सिर्फ मेयर रेजिग्नेशन से कुछ हो जाएगा। रेजिग्नेशन से बच्चों को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, वो तो आगे फ्यूचर की बात होगी। ठीक है, क्लोजिंग रिमार्क में शिवम से आपके सुझाव पे ले लूं। शिवम, ठीक है भाई, जांच अपनी जगह होगी। वो कह रहे हैं कि किसी को पद से सिर्फ नाम के लिए हटाने से काम नहीं होगा। फिलहाल सबसे पहली प्राथमिकता बच्चे हैं। अगर अभी भी बच्चों को ही पैसे देने हैं, बच्चों को ही सुबह से जाके साइबर कैफे बैठना है, उनके माँ बाप को और रिवैल्यूएशन के लिए स्ट्रगल करना है, तो कमेटी साथ साथ जांच और सबके साथ साथ ये भी सोचे कि भाई क्या विकल्प हो सकता है। कोई ग्रेस मार्क्स, क्या ठीक है आप मत भरिए पोर्टल पे, जिन बच्चों के फेल हुए हैं उनका रिवैल्यूएशन सबका हम ही कर लेते हैं बिना किसी फीस के। कुछ इस तरह के कदम कब उठाए जाएंगे? ये सुझाव आया है। नहीं, जाहिर है सरकार इस पर भी विचार कर रही है और पहली प्रायोरिटी यही है कि बच्चों के लिए कहीं ना कहीं चीज़ों को जो है सुगम किया जाए, आसान किया जाए। ये बिल्कुल ठीक बात है, सरकार का इस बात पर भी विचार है कि हम इसको किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। रिवैल्यूएशन का एक प्रोसेस है, वहां पर लोगों की जिम्मेदारी तय करना दूसरा एक प्रोसेस है, लेकिन इसके साथ साथ बच्चे जिस तरीके से परेशान हैं, मैं सिर्फ एक ही चीज़ का भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि कुछ ही दिनों में हम इसको पूरे तरीके से रिजॉल्व कर लेंगे। और जिन बच्चों को लेकर, बच्चों को रिजल्ट को, चेकिंग को लेकर खास तौर पर आशंकाएं अपने आप को लेकर, इस पर भी कहीं ना कहीं विचार किया जा रहा है ऑलरेडी और चीजों को बेहतर किया जाएगा। बस कुछ समय की बात है, स्थितियां बेहतर होंगी। मैं मानता हूं कि हाँ कोलैप्स हुआ है फिर से, और एक बार ये कहना चाहता हूं सरकार इससे बिल्कुल बच नहीं रही है और ना ये कह रही है कि नहीं कोई ऐसा नहीं है या फिर हम किसी तरीके से इसको लेकर जो है कोई कन्फ्रंटेशनल सिचुएशन में है। क्लियर है, दिक्कत हुई है, परेशानी हुई है, इसको रिजॉल्व करेंगे और जल्दी ही इसको ट्रैक करके ठीक लेकर आएंगे। ठीक है शिवम, आप सभी लोग इस चर्चा में शामिल हुए। अंकित जी आपका, मोहम्मद काशिफ आपका, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल यही है, गलती एक बार हो, भूल चूक हो सकती है, सर्कमस्टेंशियल हो सकती है, लेकिन एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार और कई स्टेजेस पे हो तो शक और शंका होना लाजमी है, सवाल उठने लाजमी है। और ये जितनी जल्दी दुरुस्त होगा तभी बच्चों में भरोसा फिर से कायम होगा, क्योंकि उसमें एक लंबा वक्त लगेगा, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो यहां इस वक्त सवालों के घेरे में आ चुका है।